नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। चुनाव का चौसर हर तरफ बिछा हुआ है। मोहरे हम सब हैं, अपने अपने सिद्धांतों के चरखाने के खाने में खड़े हैं। तय करना है वोट किसे देना है। वोट तो देने का अधिकार आपको है, लेकिन काम लेने का अधिकार नेताओं की मर्जी पर है। तब 5 वर्ष बीत जाते हैं। मेरे इस वीडियो से आप रास्ता तय जरूर कर लेंगे कि वोट किसे देना है। इंडी गठबंधन और एनडीए पर बहुत सीधा स्पष्ट विश्लेषण है, बिना कोई लाग लपेट के। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो पक्ष विपक्ष से अलग हैं या जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पार्टी कहती है कि महंगाई है, तो यह मानकर चलिए कि महंगाई कभी कम नहीं हुई है, ना होगी, चाहे वह किसी की भी सरकार बने। 75 वर्षों का आंकड़ा उठाइए और देखिए। ईडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन का विश्लेषण पर पहले हम इंडी गठबंधन की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पर आएंगे, पहले इंडी गठबंधन के सहयोगियों पर उतरिए। इंडिया गठबंधन के चूल्हे में सबसे ज्यादा धुआं करने वाली पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है। यही वजह थी कि नीतीश बाबू निकल गए। ममता बनर्जी का घोषणा पत्र कहता है कि अगर इंडी गठबंधन केंद्र की सत्ता में आई तो नागरिकता संशोधन नियम CAA को रद्द कर देंगे, NRC की कवायद को भी रोक देंगे, जिन्हें हम इंडी समूह के तौर पर पूरा करेंगे। यानी जितना भारत विरोधी एजेंडा होगा वह लेकर चलेंगी। तब होगा क्या? बांग्लादेश की जितनी गरीबी है वह पश्चिम बंगाल में शरण लेगी, फिर दिल्ली में और पूरे फिर देश में। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ने वाली दीदी का बोल है कि वामपंथी या कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। सोचिए जरा, यह खेल सिर्फ इसलिए है कि केंद्र में इंडी की सत्ता आती है तो जोड़ तोड़ की राजनीति में, गुणा भाग घटाओ में, सत्ता हिसाब हिलाओ डुलाओ में, खो खो कबड्डी सब खेल करेंगी। केंद्र में अपने मंत्रियों को भरने का काम होगा। हालांकि इस बार 400 पार मोदी सरकार के डर से इंडी गठबंधन में यानी पूरे विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का नाम उम्मीदवार घोषित नहीं। यह हाल है इंडी गठबंधन का। सिर्फ ममता दीदी नहीं, इंडी गठबंधन के सभी घटक दल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के एंटनी, सभी का उद्देश्य CAA NRC हटाओ, 370 लाओ, जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण पर नजर जमाओ, सत्ता की मलाई खाओ के भाव पर चुनाव लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताता चलूं, समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे भयंकर बाहुबली तिकड़ी के धरोहर थे। यही वजह थी कि नेता अमर सिंह की पार्टी में कोई जगह नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर ताक पर, सफाई में डांस पार्टी साख पर। परिवारवाद हाँकने वाले और यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी। आज आधुनिक युग में एक अजीब विडंबना है। भारत विरोधी टूल किट के केजरीवाल इन सबसे आगे अग्रणी नेता हैं। दिल्ली के दंगे, छतों पर ईंटें पत्थर और शाहीन बाग का जमावड़ा शायद ही कोई भूला होगा। आज जो भी भारत विरोधी नेता है वह आज सब कांग्रेस में है। कन्हैया ताजा उदाहरण है। अब ईडी गठबंधन के शीर्ष नेता राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी जिस परिवार में, जिस घर में उनका जन्म है, वहां शिद्दत से कोई 1 वर्ष राजनीति पर मंथन कर ले, वह व्यक्ति चमत्कारी रेखा भारत में खींच सकता था। लेकिन भ्रम बुद्धि के साथ और भ्रामक विचारों वालों के साथ भारत भ्रमण कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता पर जाकर पूरी पार्टी गुमराह उन्हें गलत राह दिखा रही है। वे कहते हैं अगर कांग्रेस आएगी तो 370 कश्मीर में वापस लेकर आएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत जाने के बाद 1990 से कश्मीर की दशा पर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्ञान रखने की आवश्यकता है। इंडी गठबंधन देश में चुनकर आ भी जाती है तो राहुल गांधी अपने पिता की तरह ही अपनी बुद्धि से राजनीति और देश की देखभाल नहीं कर पाएंगे और उनके सिपे सलार ही रास्ता दिखाएंगे। राजनीति में पहली बार इतनी मंद बुद्धि के नेता राहुल गांधी हैं, जो अपने भाषण को 2 मिनट भी ठीक से नहीं बोल पाते। कांग्रेस में आज भी बूढ़े नेताओं की पूरी फौज है, जोंक की तरह पार्टी पर आश्रित हैं। टीम में राहुल गांधी अकेले जवान हैंडसम नेता जरूर हैं। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर कभी पाकिस्तान जाते हैं तो कभी पियक्कड़ पत्रकारों के साथ कश्मीर के चरमपंथी अलगाववादियों के यहाँ मटन बिरयानी खाते हैं। तब जब कश्मीर सुलग रहा था, हजारों हमारे जवान शहीद हो रहे थे। बूढ़े हो चुके श्याम पित्रोदा लंदन से कमान संभालते हैं। ये लोग होंगे कांग्रेस के सिपा सलार। देश के बड़े मुद्दों पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कभी उलट कर जवाब नहीं दिया। चाहे वो पाकिस्तान हो, कश्मीर के पत्थरबाज थे, नक्सल हो, कोई बयान सुना है? मंदिर मुद्दे 370 के खिलाफ तो कांग्रेस के वकील बरसों लड़ते रहे हैं। चीन के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात ही क्यों ना हो, अब तक कोई बड़ा और कड़ा बयान नहीं देखा होगा। आपने इस तरह की राजनीति को अनपढ़ और गुमराही से पचा सकते हैं। न्याय यात्रा का आखिरकार अभिप्राय क्या था? करोड़ों की इंटीरियर का कंटेनर, दिन भर खाने पीने का ना कोई दुविधा, रात सोने रहने की पूरी सुविधा।
लॉ एंड ऑर्डर राहुल गांधी के साथ साथ पूरी लश्कर की सुरक्षा का तामझाम का खर्च कौन वहन करेगा? देश ने किया, लेकिन ये सब किस लिए? इससे देश को क्या मिलेगा या पार्टी को भी कुछ हासिल क्या होगा? जब पढ़ाई में स्टूडेंट कमजोर हो, फिर क्या कोटा, फिर क्या विदेश। हाँ, राहुल गांधी के सट्टे करीबी जरूर आर्थिक फायदे निकाल रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं। जेल में बंद इंडी गठबंधन के केजरीवाल भी राष्ट्र के मुद्दों पर कभी कोई घोष नहीं किया है। आंदोलन की पार्टी है, चीड़ से चुनाव नहीं जीत सकते। 10 वर्षों में शातिर नेता की उपाधि मिली है केजरीवाल को। फ्री बिजली पानी का नेता कहलाते हैं अरविंद केजरीवाल। मोदी सरकार ना रहे तो इनकी राजनीति ना चले। अब हम एनडीए के विश्लेषण पर उतरते हैं। बड़े मुद्दों में बेरोजगारी की तस्वीर भारत में जरूर ऊपर है। अपने विश्लेषण में मोदी जी को बहुत आधुनिक नेता का दर्जा नहीं दे सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर देश के स्तर पर प्रख्याति इन्हें और नेताओं की अपेक्षा बहुत मिली जरूर है। इसके लिए उनका स्वयं का मेहनत है, लेकिन बीजेपी को मोदी सरकार में एक इंटेलेक्चुअल पार्टी के तौर पर लोग नहीं देखते। जेटली और सुषमा जी के गुजर जाने के बाद अग्रिम पंक्ति में भविष्य के लिए कोई प्रखर नेता दिखाई नहीं देता। न मोदी जी ने कोई अग्रणी नेता तैयार किया है। 10 वर्ष सत्ता को संभालने वाले मोदी जी ने सोलो हीरो बने रहने की अवस्था को ठुकरा नहीं सके। पार्टी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि पार्टी मोदी के नाम से आगे और कोई ताकतवर रेखा रेखांकित नहीं कर सकी है। तल्ख, तेवर, आक्रमण, भाषण की क्षमता अब मोदी जी में नहीं रही। उम्र ढलान पर है, लेकिन फिर भी तीसरी बार इस बार 400 पार पंचलाइन है। नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मार्केटिंग और सवालों के बौछार से मनमोहन सिंह सहित विपक्ष को हिला देने वाले मोदी जी बाद के दिनों में कांग्रेस जैसा ही एक समानांतर राजनीति किया है। किए पर पानी फेर देने की एक कहावत है। मोदी जी स्वयं अपने कार्य पर यह कहावत अमल करते रहे हैं। हालिया चुनाव के पहले भ्रष्ट लोगों को अपने पार्टी में शामिल करते रहे हैं। नैतिकता की दुहाई कोई कैसे दे सकता है? मंदिर मुद्दे 370 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, कोरोना, टीके की उपलब्धि, खाड़ी देशों में 10 बार यात्रा, उनकी सफलता को रडार, बादल, गैस, नाली, अक्षय कुमार, कमजोर मीडिया को लेकर अपनी मट्टी पलीत कराते रहे हैं। लोकप्रियता का माध्यम आधुनिक कार्यशैली के तारों से गुजरे जहां विकसित देश खड़े हैं तो बात है। आप सोचिए और वोट कीजिए। यूनाइटेड नेशन यूएन कहता है कि आने वाले 77 वर्षों में 300 करोड़ की आबादी का भारत भार उठाएगा। हालांकि ये अनुमानित आंकड़े हैं। भारत महज 35 वर्षों में यह आंकड़ा पार कर जाएगा। बेरोजगारी की असली तस्वीर तो तब दिखाई देगी। तो सब कुछ सरकार पर मत छोड़िए, अपना भी दायित्व निभाइए। आज बस वीडियो में इतना ही, फिर नए विषयों के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।